गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। चलिए आज हम आपको 10th की बायोलॉजी का जो चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं जीवन की प्रक्रिया, उस जीवन की प्रक्रिया के अंतर्गत हम पाचन वाला चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं। उस पाचन वाले चैप्टर में मैंने आपको 2 लेक्चर क्या किया या 2 पार्ट दे दिया है। आज हम तीसरे पार्ट की तरफ बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जीवन की जो ये प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ लाइफ, जीवन की प्रक्रिया का ये जो है आपके सामने आज हम पार्ट 3 प्रोवाइड करने जा रहे हैं। आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा, हम ये उम्मीद करते हैं। और अब आप लोग बढ़िया तरीके से कॉपी में इसकी नोट्स बनाइए। काफ़ी बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर इसको कैसे लिखे, तो आपको मैं बता रहा हूं कि आप विधिवत तरीके से पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए। उसमें जो दिए गए आपके डायरेक्शन है उसको आप पालन कीजिए, सुझाव दिया हूं मैंने। और उसके बाद पार्ट 2 तक के वीडियो को देखने के बाद ही आप पार्ट 3 देखिए, तब आपको बातें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो पार्ट 2 में मैंने कल आपको डायग्राम के बारे में बता दिया था और कुछ बातें बता दिया था। आज हम दांत की बात हो चुकी थी, आज हम बात करेंगे अब आपको जीभ की। तो सबसे पहली बात, दांत मुख गुहा के अंतर्गत आने वाला जो दूसरा अंग होता है जीभ। तो जीभ की बात तो सब लोग, ये बी है, कल मैंने ए आपको दांत के बारे में बता दिया था, उसी दांत के नीचे इसको लिखना है जीभ। जीभ जो हुआ करती है, आप इसको अच्छी तरीके से जानते हो, यह हमारे मुख गुहा में उपस्थित, ध्यान दीजिएगा, अत्यंत मजबूत पेशियों से बनी हुई, ये ध्यान देंगे सब लोग, रचना होती है। ये बात जीभ की हो गई। मुखगुहा में, या हमारे मुखगुहा में उपस्थित अत्यंत मजबूत पेशियों से बनी हुई रचना होती है, जिसकी सतह पर, जो इसकी सरफेस होती है वही बात कर रहा हूं, जिसकी सतह पर असंख्य सूक्ष्म, ये ध्यान देना, जो जीभ होती है उसकी सतह पर क्या हुआ करता है, बहुत छोटी छोटी क्या हुआ करती हैं, सूक्ष्म स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। कलिकाएं पाई जाती हैं, ये बात जो हमारी जीभ हुआ करती है। अगर इसको आप ध्यान देना चाहेंगे तो जो जीभ होती है, आपको अच्छी तरीके से मालूम है, ये हमारी मुखगुहा होती है, उसी मुखगुहा के ही अंदर ये होती है। अब इस मुखगुहा के अंदर क्या हुआ करता है, इस जीभ के ऐसे पार्ट होते हैं, तो इस जीभ पर क्या हुआ करता है, अत्यंत ऐसी छोटी छोटी क्या हुआ करती हैं, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। और जो ये स्वाद कलिका, इसको हम लोग टेस्ट बड कहते हैं, स्वाद कलिका, टेस्टिंग बड, ये क्या किया करती हैं, स्वाद को ग्रहण करने का कार्य करती हैं। स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो विभिन्न प्रकार के, इसीलिए लिख रहा हूं ताकि नोट्स आपको मिल जाए, जो विभिन्न प्रकार के स्वाद को ग्रहण करने का कार्य करती है। ये इसका पूरा डिटेल है, जान लीजिए। हमारी जो जीभ होती है, मुखगुहा में उपस्थित अत्यंत मजबूत पेशियों से बनी हुई रचना होती है, जिसकी सतह पर, जो जीभ होती है उसकी सरफेस पे अत्यंत सूक्ष्म कलिकाएं पाई जाती हैं, जो विभिन्न प्रकार के स्वाद को क्या किया करती हैं, ग्रहण करने का कार्य करती हैं। कई ऐसे भी जंतु हुआ करते हैं जिनकी जीभ जो हुआ करती है वो आप जान लीजिएगा कि बहुत ही मोबाइल होती है, तो उनमें जीभ स्वाद ग्रहण करने के अलावा कुछ और कार्य भी करती है। जैसे आप देखते होंगे, आपका मेढक होता है, मेढक की जीभ जो होती है बहुत बाहर निकल जाया करती है, ज़्यादा वो मोबाइल होती है, इसीलिए मेढक क्या किया करता है, अपनी जीभ को बाहर करके, क्योंकि उसमें गर्दन नहीं पाई जाती मेढक में,
इसीलिए वो जीभ से क्या किया करता है, कीड़े मकोड़े को खाता है, अपना शिकार किया करता है। आगे आप लोग इसको पढ़ेंगे तो वहाँ पर भक्षण वगैरह जब पढ़ाया जाता है, प्रे एंड प्रेडेटर, तो वहाँ पे इस चीज़ को विधिवत तरीके से समझाया गया होगा, समझाया जाएगा वहाँ पे आपको। 11th-12th की बात है ये भैया। और उसके बाद कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो जीभ से, जैसे सांप होता है। सांप जो होता है आपका जीभ इसलिए बार बार बाहर निकालता रहता है क्योंकि जो सांप होता है वो जीभ से श्रवण मतलब सुनने में भी क्या होती है, ध्वनि की तरंगों को ग्रहण करने में भी क्या होती है, उसको मदद मिलती है। तो ये कुछ जीभ से संबंधित है। अब इससे एक संबंधित एक क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि जीभ का कार्य क्या है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे हम हेडिंग लगाएंगे और ये लिखेंगे हम लोग यहाँ पे जीभ का कार्य। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, फंक्शन ऑफ टंग। तो सबसे पहली चीज तो आप लोग जानते हो, यह स्वाद को ग्रहण करने का कार्य करती है। पहली चीज तो यही हो गया जीभ का कार्य। इसको तो आप नॉर्मली जानते हो कि जो जीभ होती है इसमें मैंने पहले ही बता दिया स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। तो जो ये क्या किया करता है, आपके स्वाद को ग्रहण करने का काम करती है। और अगर हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, अगर हमारी बातें आपको अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो आपका भी एक कर्तव्य होता है कि अपने यूट्यूब चैनल पर रवि इंस्टीट्यूट्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके बीच में शेयर कीजिए। और जहाँ पे जो बातें आपको ना समझ में आ रही हो, आप लिंक के नीचे क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम आपको आपके कमेंट को देखेंगे और उसका हम लोग उसी हिसाब से आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी हम समझाएंगे आपको। तो यह स्वाद को ग्रहण करने का कार्य करती है। दूसरा आप जानते होंगे जीभ को, जीभ जो होती है भोजन में, ये सबसे भी बताया जाता है, जीभ भोजन में लार को मिलाने में सहायता करती है। ये जीभ का कार्य हो गया, सहायता करती है। ये और जो तीसरा हुआ करता है, जीभ दांतों के बीच फंसे हुए भोजन के टुकड़ों को निकालने में मदद करती है। निकालने में सहायक होती है। ये इसका कार्य हो गया। तीसरा कार्य है, जीभ जो दांत होता है, जैसे हम कुछ लोग खाते रहते हैं तो हमारे दांतों के बीच में भोजन के टुकड़े फंस जाते हैं, तो बड़ी आराम से हम लोग जीभ को ऐसे घुमा करके उसको हम बाहर कर लेते हैं। तो जीभ जो होती है दांतों के बीच फंसे हुए भोजन के टुकड़ों को बाहर निकालने में सहायता करती है। और अगला जो अगर हम आपसे कोई कह दें तो आज आपको हम बता दे रहे हैं कि जीभ का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य हुआ करता है भैया। ये क्या करता है, बोलने में सहायक होती है। जीभ बोलने में, जो आपकी स्पीच आती है, आवाज आ रही है, साउंड, अगर आप अपनी जीभ को भी पकड़ लीजिए, देखिए आपको आवाज उतनी स्पष्ट नहीं दिखाई सुनाई देगी, लेकिन अगर आप जीभ को बिना फ्रीली छोड़ने दीजिए घूमने को, तो उसी तरीके से होता है। तो जीभ बोलने में भी क्या हुआ करती है, सहायता करती है। तो ये हमारी क्या हो गया, जीभ की बात मैंने आपको बता दिया मुख गुहा के अंतर्गत। तो यह हमारे मुख गुहा में उपस्थित अत्यंत पेशियों, मजबूत पेशियों से बनी हुई रचना होती है, जिसकी सतह पर असंख्य सूक्ष्म कलिकाएं पाई जाती हैं, जो विभिन्न प्रकार के स्वाद को ग्रहण करने का कार्य करती हैं। खट्टा, तीखा, नमकीन, कड़वा, सब अलग अलग रीजन से होता है। और फिर जीभ का कार्य मैंने बता दिया, ये स्वाद ग्रहण करने का कार्य करती है। जीभ भोजन में लार को मिलाने में सहायता
सहायता करती है और फिर जीभ दांतों के बीच फंसे हुए टुकड़े को क्या करती है, निकालने में सहायता करती है, और जीभ बोलने में भी क्या किया करती है, सहायता करती है। तो अब हम जीभ के बाद हम तीसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, और जो तीसरा टॉपिक होता है वो आपका इसी के ही अंतर्गत हुआ करता है, वो है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियों के बारे में हम आगे बहुत डिटेल इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन हम आपको यहीं पे ही बता दिया करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लार ग्रंथियां, यहां पे हेडिंग आपको लिख लीजिएगा, थोड़ा इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। लार ग्रंथियां, चलिए सबसे पहली चीज लार ग्रंथियां सैलिवरी ग्लैंड्स, इसकी हम बात करेंगे। तो लार ग्रंथियों के बारे में जब हम बात करें भैया, तो उस चीज को सबसे पहले आप लोग ये समझिएगा कि मनुष्य की मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, 3। एक का नाम होता है अधोजिह्वा, एक का नाम होता है अधोहनु, और एक का नाम होता है कर्णमूल। अधोजिह्वा जीभ के नीचे होती है, कर्णमूल जहां पे आपका काम होता है वहां पे होता है, और आपकी जो एक अधोहनु होती है तो दोनों जबड़ों के बीच में होती है। तो इस तरीके से 3 होती हैं, और ये तीनों जो ग्रंथियां होती हैं, बहुत बार पूछा गया है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो आपको जवाब क्या देना है, 3 जोड़ी। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा सब लोग। तो अब हम यहाँ पे बता रहे हैं, तीनों का नाम मैंने आपको क्या बताया, अधोजिह्वा, अधोहनु, कर्णमूल। कर्णमूल ग्रंथि का एक नाम और है पैरोटिड लार ग्रंथि भी इसको कहते हैं। और ये जो लार ग्रंथियां होती हैं, इनसे लार निकलता है, और मनुष्य के लार की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, आपको ये भी बता दे रहे हैं। और लार में 2 महत्वपूर्ण एंजाइम पाए जाते हैं, एक होता है टाइलिन और एक होता है लाइसोजाइम। ये भी पूछा जाता है कि मनुष्य के लार में कौन कौन एंजाइम पाए जाते हैं, तो एक टाइलिन होता है और एक क्या होता है, लाइसोजाइम। टाइलिन जो आया हुआ भोजन होता है, उस भोजन में आई हुई जो मंड या स्टार्च हुआ करती है, उसको ये माल्टोज या मीठी शर्करा बदलता है, इसकी बात आगे भी होगी। और लाइसोजाइम जो होता है, जैसे हमने भोजन ग्रहण किया तो उस भोजन में क्या होता है, ऐसा तो है नहीं कि सब चीज इंपॉर्टेंट है, आप रोटी खा रहे हो तो उसके साथ साथ थोड़ा बहुत राख भी आपकी रोटी पर लगी रहती है, या कुछ और चीजें रहती हैं जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, उसको ये क्या किया करता है, लाइसोजाइम नष्ट करने का काम करता है। ये दोनों एंजाइम की बात है, इसकी बात ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहली चीज हम आपको लार ग्रंथियों की बात बताया करते हैं, मनुष्य की मुख गुहा में 3 जोड़ी, ये ब्लैक पेन से करके लिखिएगा, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, जो लार का स्रावन करती हैं। ये हो गया मनुष्य की मुख गुहा, मैंने बताया 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो लार का क्या करती हैं, स्रावन करती हैं, ये बात आप ध्यान देंगे। और फिर आगे चीज आपको और बता दे रहे हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार का स्रावन कर सकता है। इसीलिए आपको कहते हैं कि पानी खूब पीना चाहिए, ये आप ध्यान दीजिए। एक स्वस्थ व्यक्ति क्या किया करता है, प्रतिदिन लगभग जान लीजिएगा 1.5 लीटर, 1.5 लीटर मतलब 1.5 लीटर के करीब वो क्या करता है, लार का स्रावन किया करता है। और अगली चीज आपको हम बताते हैं, लार की प्रकृति, जो मनुष्य की लार होती है, प्रकृति अम्लीय होती है, ये यहां पे ध्यान दीजिएगा। जो लार होता है इसका नेचर कैसा होता है भैया, एसिडिक। एसिडिक का मतलब कि इसका पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। अभी जब केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी तो वहां पे अम्ल क्षार और लवणों वाले चैप्टर में पीएच मान बढ़ाया जाएगा आपको, तो वहां पे इस चीज को भी बताया जाएगा कि अम्लीय कैसे होता है, क्षारीय कैसे होता है। लेकिन अभी आप इतना जानिए कि लार की प्रकृति कितनी होती, कैसी होती है, अम्लीय। अब उसके बाद आपको मैंने बताया था कि मनुष्य की लार में
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य की लार में कौन कौन एंजाइम होते हैं, अभी बताया था, टायलिन, ये जान लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये सब चीजें ध्यान दीजिएगा, जैसे ये अंडरलाइन एक वर्ड है, इसको आप ब्लैक पेन से करेंगे सब। तो मनुष्य की लार में क्या होता है, टायलिन एवं लाइसोजाइम, ये दो एंजाइम। जो ह्यूमन सलाइवा हुआ करती है उसमें क्या हुआ करता है, टायलिन एवं लाइसोजाइम एंजाइम्स उपस्थित होता है। ये इसकी बात हो गई। अब हम यहां पे बताया करते हैं लार का, जो लार होता है मनुष्य में पाई जाने वाली लार ग्रंथियों के नाम निम्न है। ये आप ध्यान दीजिए, जो मनुष्य में पाई जाने वाली लार ग्रंथियां होती हैं उनके नाम कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 होती है अधोजिह्वा, अधोजिह्वा लार ग्रंथि। ये तो आप ऐसे बार बार लिख सकते हैं। दूसरी जो हुआ करती है उसका नाम होता है अधोहनु, अधोहनु लार ग्रंथि। और जो तीसरी होती है उसका नाम होता है कर्णमूल। कर्णमूल का एक नाम और होता है और वो नाम है इसका पैरोटिड। कर्णमूल या पैरोटिड लार ग्रंथि। तो ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, अधोजिह्वा, अधोहनु और कर्णमूल। बस ऐसे आप तीनों लिख लीजिएगा और यहां पे नीचे एक स्टार ग्रंथ से बना करके लिख लीजिएगा। और वो स्टार ये है कि सबसे ज्यादा जो लार का सीक्रेट, और मतलब जो कर्णमूल लार ग्रंथि होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक पूछा जाता है। जो आपका स्नैक होता है सांप, सांप में आप देखते होंगे जो विषैले सांप होते हैं उनमें विष ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो जो सांप की पाई जाने वाली विष ग्रंथियां होती हैं वो उसके मुंह में पाई जाने वाली यही पैरोटिड ग्रंथियां होती हैं। आपकी सोचिए, जो पैरोटिड लार ग्रंथियां लार का सिक्रेशन कर रही हैं, वही स्नैक में क्या करती हैं, पैरोटिड ग्रंथियां ही विष का सेवन करती हैं, जिसका अन्य जंतुओं पर क्या हुआ करता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये कर्णमूल लार ग्रंथि सांपों में क्या होती है, पैरोटिड लार ग्रंथि जो होती है वो सांपों में विष ग्रंथि में रूपांतरित हो जाती है। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं पैरोटिड या कर्णमूल, जान लीजिएगा, पैरोटिड लार ग्रंथि विषैले, जो आपके पॉइजनस स्नेक है, विषैले सांपों में विष ग्रंथि, पॉइजनस ग्लैंड विष ग्रंथि में बदल जाती है। ये आप ध्यान दीजिए। और उसके बाद अगला एक चीज बहुत और पूछा जाता है पैरोटिड या लार ग्रंथि से ही, वो ये क्वेश्चन ये होता है कि जैसे हमको जब वायरस के कारण क्या होता है, संक्रमण होता है हमारी इस पैरोटिड लार ग्रंथि पर, तो ये पैरोटिड लार ग्रंथि फूल आती है और यहाँ पे आपके गले में एक सूजन हो जाती है, जिसको हम लोग गलसुआ या आम भाषा में मम्पस के नाम से जाना किया करते हैं। तो वो भी कभी कभी पूछा जाता है कि मम्पस जो रोग होता है वो किस ग्रंथि के, कहने का मतलब प्रभावित होती है, इसमें कौन सी ग्रंथि, तो आपको बताना है कर्णमूल ग्रंथि। यहाँ पे हम उसको भी लिख रहे हैं, वायरस के संक्रमण से कर्णमूल या पैरोटिड लार ग्रंथि में सूजन हो जाता है, या लार ग्रंथि में सूजन, या लार ग्रंथि में सूजन, जो उसकी फूल आएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, हो जाती है। इस अवस्था को, दिस कंडीशन, इस अवस्था को
ध्यान देना यहाँ पे, इस अवस्था को मम्पस या गलसुआ, मम्पस या गलसुआ रोग कहते हैं। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, मम्पस या गलसुआ रोग कहते हैं। तो यहां पे आपकी ये लाल ग्रंथि के बारे में मैं पूरा डिटेल आपको दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। और अगर आप इसको पूरा पढ़े रहेंगे ना तो आप किसी भी प्रकार की परीक्षा में आप बैठेंगे, जान लीजिए अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन तो आप सारे क्वेश्चन को बीट कर सकते हैं। अब अगली चीज हम आपको बताते हैं लार का कार्य। यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, लार का कार्य। तो लार का सबसे पहला फंक्शन तो यही होगा, अगर आप ध्यान दीजिएगा। लार आप जानते हो कि हमारे मुख को क्या करती है, मुख गुहा को नम एवं लसलसा बनाए रखती है, जिसके कारण आप देखते हो आपको बोलने में भी सहायता मिल रही होती है। आपको पानी जैसे कमी होती जाती तो आपकी गला जो होता है सूखने लगता है, तो इसका मतलब लार की कमी हो गई आपके शरीर में। उसके बाद क्या होता है, जो लार का जो मेन, भाई साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंटिफिक रीजन बताना चाहिए। तो साइंटिफिक रीजन ये होता है, ये टायलिन और लाइसोजाइम एंजाइम, इसका हम आपको कार्य बताएंगे। टायलिन मैंने बताया था मंड या जो स्टार्च होती है उसको ये माल्टोज या मीठी शर्करा में बदल देता है। और जो ये आपका लाइसोजाइम होता है ये भोजन में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। और लार जो होता है भोजन के माध्यम को कैसे कर देता है, अम्लीय कर देता है। तो यहाँ पे सबसे पहले यह मुख गुहा को, लार का कार्य होता है मुख गुहा को नम एवं लसलसा बनाए रखती है। पहला कार्य, लार जो होती है यह मुख गुहा को नम एवं क्या किया करती है, लसलसा बनाए रखने का कार्य करती है। दूसरा इसका फंक्शन है, जान पहला फंक्शन आपको मैंने बता दिया। लार जो होती है यह मुख गुहा को नम एवं क्या करती है, लसलसा बनाए रखने का कार्य करती है। जो दूसरा फंक्शन है लार का, आप यहां से के बाद यहां देखेंगे, लार में ये मेन है कार्य उपस्थित कौन सा एंजाइम भैया, टायलिन। इसको ब्लैक पेन से लिखिएगा, बहुत खतरनाक चीज है। टायलिन एंजाइम मंड, चावल में आप लोग कहते नहीं हो माड़, वही है मंड या स्टार्च को माल्टोज या चाहे मीठी शर्करा कह दीजिए, मीठी शर्करा में बदल देता है। एक तरीके से जब रासायनिक पाचन पढ़ाएंगे तो वहां इसको फिर से बताएंगे। लार में उपस्थित टायलिन एंजाइम जो मंड या स्टार्च हुआ करती है उसको माल्टोज या मीठी शर्करा में क्या कर देता है, बदल देता है। और जो तीसरा होता है, अब इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम ये क्या कर किया करता है, मैं आपको बता रहा हूं। लाइसोजाइम एंजाइम क्या किया करता है, यह भोजन में उपस्थित, ध्यान दीजिएगा, भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं, इसीलिए यहीं से प्यूरिफिकेशन, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। तो इतनी चीजें भैया हमने आज आपको लार के बारे में बता दिया। आपको जो याद रखने वाली बात है, यही याद रखना है कि मनुष्य की मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार ग्रंथियों से प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार का श्रावण होता है। लार की प्रकृति अम्लीय होती है और जो लार ग्रंथियां हैं वो अधोजीवा है, अधोहनु है और कर्णमूल लार ग्रंथियां हैं। ये 2 बात जरूर याद रखिएगा कि पैरोटिड लार ग्रंथि से जो होती है वो विषैले सांपों में विष ग्रंथि में बदल जाती है और वायरस के संक्रमण से जो पैरोटिड या कर्णमूल लार ग्रंथि होती है उसमें सूजन हो जाती है। इस अवस्था को मम्पस या गलसुआ रोग कहते हैं।
और फिर लार का कार्य बताया, ये भी पूछा गया एग्जाम में आपसे। यह मुख गुहा को नम एवं लसलसा बनाए रखती है। और लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम क्या किया करता है, मंड या स्टार्च को माल्टोज या मीठी शर्करा में बदल देता है। और लाइसोजाइम एंजाइम क्या किया करता है, या भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो इस तरीके से हमने आपको मुख गुहा के बारे में पूरा डिटेल आपको दे दिया, नोट्स जान लीजिए। अब मुख गुहा के बाद हम लोग आगे चला किया करते हैं। तो आगे हमारा जो अगला टॉपिक है वो आपकी क्या है, ग्रास नली। तो अब आप मुख गुहा में नंबर 1 पढ़े दांत, ए बी करके से दांत, फिर उसके बाद जीभ, और जीभ के बाद आज हमने आपको बता दिया क्या, लार ग्रंथि के बारे में बता दिया। ध्यान दीजिएगा, और जितनी बार आपको न समझ में उतनी बार आप वीडियो को देखिए और समझिए इसको। एकांत में बैठ करके जब पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, तभी बातें समझ में आएंगी। अब जान लीजिएगा, अन्यथा आप लोगों के लिए समस्या और है ही, क्योंकि आप देख रहे हो जिस तरीके से अभी व्यवस्था चल रही है लॉकडाउन की, बहुत ही जान लीजिएगा अभी स्थिति कोई आपके बस में है नहीं। प्रतिदिन रोगों की जो संख्या है या कोरोना वायरस की, उसकी बढ़ती ही जा रही है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगला टॉपिक आपको बता रहे हैं ग्रास नली की, ओसोफेगस की बात करें तो आपने देखा होगा कि जो इस तरीके से मुख गुहा के बाद ये ऐसा स्ट्रक्चर आया था, और आगे चल करके डायग्राम में आपने ये जो बनाया हुआ है, ये पूरा स्टेप, यही आपकी ग्रास नली है, ये जान लीजिए। और यहाँ पे आपकी क्या थी, ये पूरी बकल कैविटी का ये पूरा पार्ट था मुख गुहा। तो यहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं, इसका मतलब ही कोई नहीं है। अब हमको इसी के ही बारे में पहले जानना है, ग्रास नली के बारे में। तो अगर हम, और ये आप जानते हो ये क्या है, आपका आमाशय है। क्या है भैया, आमाशय। डायग्राम आप बनाए हो, और आमाशय के बाद यहाँ से जब ये सी आकार की संरचना लेती है तो ये आपकी क्या हो जाया किया करती है, ग्रहणी हो जाया किया करती है, डियोडिनम। और यहीं से ही आपका आमाशय लगा होता है, इधर आपका एक्टिव होता है, लेकिन अभी उसको हम पढ़ नहीं रहे, पहले इसको आप ध्यान देंगे, ये वाला पार्ट है। तो मनुष्य की मुख गुहा के नीचे स्थित लगभग 30 से 35 सेंटीमीटर, ये जो मुख गुहा है भाई, यही तो है मुख गुहा, या कह सकते हो आमाशय के बीच में, मनुष्य की मुख गुहा एवं आमाशय के बीच में स्थित लगभग, इसकी लंबाई बता रहा हूं 30 से 35 सेंटीमीटर लंबी जो होती है, एक नलिकाकार रचना होती है जिसको ग्रास नली कहते हैं। और इसकी जो आंतरिक सतह होती है वहां पर क्या होता है, पेशियों के बने क्या होते हैं, उभार पाए जाती है, जिसके कारण जो आप जब भोजन निगला जाता है तो वो डायरेक्ट सीधा इसमें नहीं आता है। ये बात आप दिमाग में रख लीजिएगा, नहीं तो अगर जैसे आप यहाँ से निकलो तो डायरेक्ट यहाँ धक्का लग गया। इसीलिए भोजन क्या होता है, जब यहाँ पे आता है तो वो ये क्या किया करता है, जैसे अब यहाँ पे आया, फिर ऐसे धीरे 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 उसमें क्या होता है, एक गति पाई जाती है, और उसी गति को ही हम लोग कहते हैं क्रमानुकुंचन गति। ये आप ध्यान दीजिएगा, क्रमानुकुंचन का मतलब जैसे यहाँ पे आया, फिर धीरे 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 वो नीचे आता है। इसीलिए आप देखिए, कभी आप जल्दी जल्दी खाने का प्रयास कीजिए तो यहाँ भोजन फंस जाता है, और आपको बहुत तेज दर्द होने लगता है तो आप पानी पीते हो तो फिर नीचे जाता है। और खास तौर से चिकना चीज जैसे मट्ठा दही खाते हैं तो उस समय ज़्यादा हुआ करता है। तो इसको पहले कंफर्म कीजिएगा, यह मुख गुहा आमाशय के बीच में स्थित लगभग 30 से 35 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी एक नलिकाकार रचना होती है, जिसकी आंतरिक सतह पर क्या होता है, पेशियों के उभार पाए जाते हैं, और इसमें भोजन क्रमानुकुंचन, मतलब मुख गुहा से जो आया हुआ भोजन होता है वो क्रमानुकुंचन, पेरिस्टाल्टिक मोशन, क्रमानुकुंचन गति से होता हुआ वो आमाशय में जाता है। और आपको एक चीज और बता दे रहे हैं कि ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता है, ये बात आप दिमाग में रख लीजिएगा। अगर कोई पूछे कि यहाँ पे कोई पाचन है तो यहाँ पाचन नहीं है, बस केवल यहाँ भोजन खिसक करके यहाँ आता है आमाशय। तो यहाँ पे आप इसके बारे में लिखेंगे, यह मुख गुहा के अंतिम सिरे से, जो अंतिम पार्ट होता है, अंतिम सिरे से लेकर आमाशय स्टमक के बीच पाई जाती है। ये आप ध्यान देंगे, जिसकी लंबाई
लंबाई लगभग 30 से 35 सेंटीमीटर होती है, ये आप ध्यान दीजिएगा। और अगली चीज पैरा चेक कर लीजिएगा है ग्रास नली के या ग्रास नली की आंतरिक सतह पर पेशियों के जो मस्कुलर होती है, जैसे आपके जीभ के दांत के ऊपर होता है, पेशियों के उभार पाए जाते हैं, आउटग्रोथ। ये आप ध्यान देंगे। और फिर अगली चीज क्या होती है जो मैंने बताया था, ग्रास नली में भोजन, जो भोजन होता है ये क्रमानुकुंचन, ये शब्द याद रखिएगा। ग्रास नली में जो भोजन होता है ये क्रमानुकुंचन गति से होता हुआ आमाशय तक पहुंचता है। ये इसका तो मैंने बताया था, यहां से खिसकते हुए ऐसे धीरे धीरे आएगा, तो वही जो धीमी धीमी सी इसकी गति होती है उसी को क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। और अगली चीज जो नोटिस पॉइंट करके लिखने लायक है, ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता है, ये बात आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। ग्रास नली में किसी भी प्रकार की पाचन की क्रिया नहीं होती है। तो इस तरीके से भैया हमने आज आपको ग्रास नली, आज आपको हमने क्या क्या पढ़ाया, आप हमको बताइए जल्दी से। आपको हमने आज जीभ के बारे में बताया, लार ग्रंथियों के बारे में बताया, और आपको अब ग्रास नली के बारे में बता दिया। और अब हमारा अगला टॉपिक क्या रहेगा कल, आमाशय। आप लोग इसको कॉपी में जहां से पार्ट 2 का लिखे थे उसी के आगे से हेडिंग डालिए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, लिखिए इसको, नोट्स बनाइए और इसको पर डे तैयार कीजिए। आपका भी कुछ काम है कि आप इसको घर पे आपको पढ़िए 1 बार 2 बार, तब हमारी बातें आपको समझ में आएंगी। और जो बातें ना समझ में आए उसके लिए आप कमेंट कीजिए, नहीं तो आप फोन कर सकते हैं। शाम को आप 6 बजे के बाद 8 बजे के बीच में इस नंबर पर आप फोन कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, इसको आप ध्यान दीजिए, 81 14 15 16 14। इस नंबर पर आप शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में आप फ़ोन कीजिए। सर हमको यहाँ समस्या हो रही है, हम आपके लिए ही हैं, हम आपको सारी चीज़ों की प्रॉब्लम क्रिएट जो है उसको बताएंगे। वैसे भी अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं होगी। धन्यवाद, थैंक यू, खुश रहिए आप लोग।